सिग्नलिंग यही है। तब चीन की तरफ पूरी दुनिया में बाकी जियोपॉलिटिक्स में भी चीन पे एक दबाव बना रहा है हम। चीन का एक बहुत ही अजीब कानून है कि कोई भी लामा और तुर्कू जो है वो बिना सरकार की इजाज़त से रीइंकारनेट नहीं कर सकता। जब ये दलाई लामा गुजरेंगे चीन अपने एक दलाई लामा को सामने ले आएंगे। श्रीलंका हो या फिर आपके इधर मालदीव्स हो, हर जगह चीन की काफ़ी दखलंदाजी बढ़ी। निशाना तो चीन पर ही है। शी जिनपिंग ने पिछले साल ये भी ऐलान किया था कि तिब्बतन बुद्धिज्म को सिनेसाइज किया जाए। फॉरेन पॉलिसी के फैसले, विदेश नीति के फैसले लेने में क्या कोई फर्क पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं नगमा और मेरे साथ हैं मनोज जोशी और आप देख रहे हैं गोलमेज। मनोज जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। और आज जो है हम चर्चा करना चाहते हैं हाल में जो अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया और वो धर्मशाला गए दलाई लामा से मिलने के लिए। और ये जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है अमेरिका में, उसने काफ़ी ज़ोर पकड़ा है। दोनों हाउसेस की तरफ से वो पास कर दिया गया। सेनेट में बाइडेन को उसके ऊपर दस्तखत करने थे। इस दौरान नैंसी पेलोसी के साथ साथ ये पूरा डेलीगेशन आया, दलाई लामा से मिला। चीन का हमने इस पर एतराज़ भी देखा। लेकिन ये जो बहुत एक अच्छी ऑप्टिक्स तो थी ही, इसमें सिग्नलिंग क्या थी? अगर सबसे पहले मैं देखूं कि भारत ने इजाज़त दी इस डेलीगेशन को आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की, तो चीन के लिए क्या सिग्नलिंग थी भारत की तरफ से? देखिए, उसके बाद डेलीगेशन दिल्ली आया और प्रधानमंत्री से भी मिले, तो आप सिग्नलिंग समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के ऑफिस से कोई चर्चा नहीं, इतना ही पता लगा कि मुलाकात हुई। तो सिग्नलिंग यही है। मतलब चीन की तरफ पूरी दुनिया में बाकी जियोपॉलिटिक्स में भी चीन पे एक दबाव बना रहा है अमेरिका। और तिब्बत एक ऐसा मसला है जिसमें दबाव बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि दलाई लामा की वजह से, और दलाई लामा इंडिया में हैं इसकी वजह से। तो ये रिजॉल्व तिब्बत एक्ट और ये जो जितने भी कार्य हो रहा है जी। तो इसमें ऐसा होता है कि तिब्बत में दलाई लामा के विषय में उनका जो है वो कैसे जन्म लेंगे, अगले इनकी जो रीइंकारनेशन होगी, रीइंकारनेशन होगी, उसका मुद्दा सामने आ रहा है। क्योंकि दलाई लामा की उम्र काफ़ी हो गई, मेरे ख्याल से 87-88 साल करीब 90 के करीब हो रहे हैं वो। उम्र है। तो इस पे सवाल आया है। अच्छा, चीन का एक बहुत ही अजीब कानून है कि कोई भी लामा और तुर्कू जो है वो बिना सरकार की इजाज़त से रीइंकारनेट नहीं कर सकता है। अब एक तरफ से तो वो एक कम्युनिस्ट सरकार है जो कि धर्म में विश्वास नहीं करती, दूसरी तरफ से वो ऐसा कानून जो है सामने लाई है जिसमें वो कहते हैं कि आप रीइंकारनेट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको हम परमिशन देंगे। तो इसमें अमेरिकन जो कांग्रेस है उसने ये कानून पास किया है कि जहाँ तक कि ये रीइंकारनेशन और धार्मिक मसले हैं ये तिब्बतियों पे ही छोड़े जाएं। और ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी रीज़नेबल बात है, क्योंकि आप अगर तिब्बती बौद्ध धर्म को देखें, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। और रीइंकारनेशन और दलाई लामा की जो स्थापना हुई है उसके अपने एक विचित्र जो है एक रीति रही है। उसमें चीन क्या दखलंदाजी करेगा। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि जब ये दलाई लामा गुजरेंगे तो ज़रूर चीन में एक दलाई लामा सामने आ जाएगा। अब यहाँ दलाई लामा का क्या इरादा है, वो क्या वो वाकई में रीइंकारनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने जो है कई बयान दिए हैं जिससे अभी तक कोई ख़ास समझ नहीं बनी है। जी, तो ऐसे में ये भी लगता है कि तिब्बत जो अभी है, या ये रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो वहाँ पर है, उससे ये जो तिब्बती स्वायत्ता या ऑटोनॉमी का एक पूरा मूवमेंट है उसको कितना बल मिलता है, उससे क्या हासिल होगा? बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर तिब्बत में चीन कहता है कि तिब्बत को हमने स्वायत्ता दी है, लेकिन हम जानते हैं कि
जहाँ तक उनकी संस्कृति है या उनका धर्म है, उनको उसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी है नहीं। एक म्यूज़ियम के जैसा आप ल्हासा को देखें तो वो बना के रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो हान आबादी है, हान चीनियों की, वो बहुत बड़ी तादाद में बसा दी गई है वहाँ पे। तो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का अमेरिका के लिए इस वक्त क्या मायने, क्यों यहाँ पर लाया गया, दो सेनेट ने इसको पास किया, बाइडेन उसको उस पर दस्तखत कर रहे हैं इस वक्त, उससे वो जाहिर है कि जो उनका निशाना है वो चीन पर ही है। निशाना तो चीन पर ही है, पर मैं समझता हूँ कि एक तरह से तिब्बती कम्युनिटी जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये एक चीज़ सामने आई। जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि जब ये दलाई लामा गुजरेंगे, चीन अपने एक दलाई लामा को सामने ले आएंगे और कहेंगे कि ये दलाई लामा है। उन्होंने बांचन लामा के लिए भी यही किया। तो और जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक ये नहीं साफ है कि दलाई लामा के क्या इरादे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कभी कहा है कि मैं शायद रीइंकार्नेट ना करूं और शायद औरत के भेष में करूं। और ये तो अच्छा, जहाँ तक कि रीइंकार्नेशन का सवाल है, जहाँ तक कि पॉलिटिक्स जो है उसकी रीइंकार्नेशन की, वहाँ पे ऐसा है कि देखिए, जब रीइंकार्नेशन होता है तो वो एक बच्चे में रीइंकार्नेट होता है, तो 20-22 साल तो लगते हैं जब तक वो बच्चा मैच्योर होता है और कुछ पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल रोल भी उस दलाई लामा का है। तो 20-22 साल तो बहुत होते हैं। तो इसमें एक दलाई लामा ने बात करी है एमिनेशन की, कि मैं अपने ये जो शरीर है इससे मेरी स्पिरिट जो है, मेरी जो आत्मा है, वो एमिनेट करेगी एक दूसरे व्यक्ति पे। हो सकता है जवान हो और ऐसी उम्र का हो जिससे कि वो ये पॉलिटिकल रोल भी अदा कर सकता है आसानी से। अब क्या होगा वो तो नहीं मालूम है, क्योंकि वो केवल दलाई लामा ही जानते हैं। पर ये अभी जो ये डेलीगेशन का दौरा हुआ यहाँ पर, और हमने देखा कि ये तिब्बत का मूवमेंट जो है उसको थोड़ा बल मिला है इससे कि अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा है। ये अमेरिका और चीन के रिश्ते पर भी असर डालता है, जिसमें लगातार उतार चढ़ाव हम पहले ही देख रहे हैं। हालांकि साउथ चाइना सी में जिस तरह का तनाव है उसे देखते हुए चाइना और अमेरिका के बीच में इंगेजमेंट भी बहुत बड़ी है, बातचीत भी काफ़ी हुई है, दोनों तरफ से ही कोशिश की जा रही है इसको लेकर। लेकिन इस वक्त जब ये डेलीगेशन आया तो चीन ने एक बार फिर ये धमकी दी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इसका असर होगा और इसके आप असर के लिए तैयार रहिए कि हम कोई जवाबी कार्रवाई करें। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। चीन और अमेरिका में ये खींचतान भी, ये उतार चढ़ाव भी जारी है। इस विज़िट का भी आप कुछ असर देखते हैं दोनों के, जैसा ट्रेड वॉर भी चलता रहता है एक दूसरे के साथ? देखिए, जब नैन्सी पेलोसी जब ताइवान गई थी तो वहाँ पे बिल्कुल चीन ने जो अपनी जो नाराज़गी दिखाई, उसके बारे में तो हम जानते हैं कि उसके बाद से ताइवान के मसले में काफ़ी गर्माहट आई है नैन्सी पेलोसी जब से वहाँ गई हैं। जहाँ तक कि ये मामला है, तिब्बत का मामला है, तिब्बत में जो तिब्बत के अंदर जो कुछ हो रहा है, तिब्बत के अंदर क्या हो रहा है कि एक किस्म का हानाइजेशन हो रहा है। वहाँ के बच्चों को जो है मैंडरिन सिखाया जा रहा है, और कई बच्चों को, कई इलाके हैं तिब्बत के, फैले हुए इलाके हैं, वहाँ पे तिब्बती बच्चों को ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल्स में डाला जा रहा है। बोर्डिंग स्कूल्स में डाला जा रहा है वो चीनी संस्कृति सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए। हाँ, स्कूल्स में डाला जा रहा है। और शी जिनपिंग ने पिछले साल ये भी ऐलान किया था कि ये 2-3 बार कह चुके हैं कि टिबेटन बुद्धिज़्म को सिनेसाइज किया जाए। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि तिब्बती बुद्धिज़्म जो है उसने चीनी बुद्धिज़्म के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला है। अब यहाँ कह रहे हैं उल्टा कि इसको सिनेसाइज किया जाए, उसको और चीनी बनाया जाए। और तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो तिब्बती कल्चर को मिटाना चाहते हैं। मतलब जो उसमें जो इंडिपेंडेंस की जो एक चाह है उसको मिटाना चाहते हैं। और अभी भी अब सवाल ये है कि 2008 जब ये ओलंपिक्स का मामला हुआ था, चाइना में ओलंपिक्स हुआ था, तब जो है कई इलाकों में
डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, पर उसके बाद जो है हमने तिब्बत में ऐसा कुछ ख़ास नहीं देखा है, उथल पुथल ऐसी नहीं देखी है। और वहाँ चीनी दबाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव मतलब सांस्कृतिक दबाव, और ये जो मैंने पढ़ाई लिखाई के बच्चों को जो है मैंड्रिनाइज करने का दबाव, वो लगातार बन रहा है। और साथ साथ जहाँ तक कि भारत का सवाल है, तिब्बत में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने काफ़ी मतलब वहाँ पे बिल्डअप किया है। जहाँ तक कि भारत का सवाल है, हमको ये भी देखना है, तो वहाँ एयरफील्ड बने हैं, हेलीपैड बने हैं, एम्यूनिशन डंप बने हैं, बैरक बने हैं। और तो इसका मतलब चीनी फ़ौज वहाँ पे ज़्यादा तादाद पे आई है। वैसे भी हमारे लद्दाख के सामने जो है 50,000 PLA जो है 2020 में आई थी, तब से एक मसला बना हुआ है भारत और चीन के बीच में। हाँ, गलवान का मुद्दा हुआ था। गलवान का मुद्दा हुआ था, तो तिब्बती तो उसके जो है तिब्बती की जो फोर्स थी उसको, हाँ, जो फोर्स जो है वो तिब्बत, फोर्स, हाँ हाँ, वहीं आई थी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि चीन का सवाल है, वो जानता है कि तिब्बत एक किस्म की उसके लिए वहाँ पे थोड़ा वो कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी तक जो है जो वो बदलाव चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात है दलाई लामा। जो दलाई लामा भारत में हैं, और दलाई लामा इतने जाने माने हैं विश्व में कि उनका जो मॉरल इन्फ्लुएंस है तिब्बतियों पे भी और वर्ल्ड कम्युनिटी पे भी, उसका जो मॉरल इन्फ्लुएंस है, उसका जो है चीनी लोग ये कम्युनिस्ट पार्टी के पास जवाब नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत और तिब्बत का जो रिश्ता है वो तो बहुत ऐतिहासिक और पुराना है ही, सांस्कृतिक। इसके अलावा ये कि कैसे दलाई लामा जो है वहाँ से यहाँ आकर बसे, भारत में धर्मशाला में रहे, उनकी निर्वासित सरकार थी। आपने गलवान का और चाइना के साथ जो क्लैशेस हुए उसके जिक्र किया, उसमें तिब्बती फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये भारत की तरफ से भी एक सिग्नलिंग रही चाइना को बहुत साफ तौर पे, जब अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पर आया और मुलाकात किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी वो अमेरिकी डेलीगेशन मिला। अब ये तिब्बत और चीन से हटते हुए थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि जो अब नई सरकार बन रही है मोदी 3.0, जिसके की शपथ ग्रहण समारोह और ये तमाम चीज़ें हो चुकी होंगी जब तक हमारा ये एपिसोड पब्लिश किया जाएगा, इसमें एक कंटिन्यूटी तो है, एक निरंतरता भी है कि एस जयशंकर विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास है, और जो फॉरेन पॉलिसी हमारी विदेश नीति रहेगी वो उसी तरह से चलेगी। लेकिन आपको लगता है कि क्या कोई बदलाव होगा उस नज़रिए में, जिस नज़रिए से दुनिया भारत को देखती है? क्योंकि इस बार जो हमारा मैंडेट है वो थोड़ा सा, सरकार का मैंडेट जो वो कमज़ोर है। सो कहते थे कि थोड़ा एक हम्बल्ड है अब मैंडेट। एनडीए की सरकार है ये इस बार, सिर्फ बीजेपी की नहीं है, और आपके दो एलाइज हैं, और विपक्ष जो है वो मजबूत है। अब वो 234 है उनकी संख्या, जहाँ के मेजॉरिटी 272 की होती है। तो वैसे में एक आवाज़ मजबूत है विपक्ष की भी। फॉरेन पॉलिसी के फैसले, विदेश नीति के फैसले लेने में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी जो हैं वो एक मजबूत नेता हैं, तो वो अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी हालत में वो कोई कमज़ोरी दिखाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या, कमज़ोरी का मतलब अगर आप कहें कि बदलाव, मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी वजह से बदलाव आ गए। जहाँ तक कि मोदी जी हैं वो, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, जब इस सरकार भी नहीं बनी है और जो मंत्री भी आए हैं, ज़्यादातर पुरानी सरकार के मंत्री दोबारा आए हैं, मोदी जी ने कंटिन्यूटी दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी जो है ये पॉलिसी में भी आएगी। और पर विपक्ष की तरफ से कुछ रोक टोक, कुछ अड़ंगा, जैसे अभी आप शेख हसीना यहाँ पे आई 2 हफ्ते में दूसरी बार का ये दौरा, एक तो स्वेरिंग इन के समय नेबरहुड को तमाम को सबको बुलाया गया, उनके लीडर्स को, अभी फिर आई, और बांग्लादेश और भारत के बीच में ये तीस्ता जल संधि जो होती है उस पर बात आगे बढ़ी है, जिस पर ममता बनर्जी अपनी नाराज़गी जैसा अक्सर दिखाती हैं वो फिर इस पर कर रही हैं। तो इस तरह से विपक्ष की तरफ से इन चीज़ों में देखिए, रुकावट, विपक्ष की भी एक लिमिट है। जहाँ तक कि मोदी जी हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, और जयशंकर जी ने मतलब पिछले मंगलवार को ये
कह दिया था कि जहाँ तक कि मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में अप्रैल में न्यूज़वीक को बताया था कि बॉर्डर का मसला जो है चीन के साथ महत्वपूर्ण है, इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। पिछले मंगलवार जयशंकर जी ने भी उसको दोहराया। तो ये कंटिन्यूटी जो है, क्योंकि यही पॉलिसी जो है पिछले 2-3 साल से चली आ रही है, जबकि लोगों ने कहा है कि जब तक ये बॉर्डर का मसला नहीं सुलझेगा तब तक हमारे रिश्ते जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। तो और जगह भी मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि और इलाके हैं, क्योंकि अभी हम ये पाकिस्तान का नाम तो भूल ही गए हैं जी। कि, और पाकिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान के लीडर बुलाए गए, मतलब स्वेरिंग इन में ना कोई ऐसी बात खास चर्चा हुई है। और पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है, बड़ी फ़ौज है, खुराफात करता रहता है। तो ऐसी सूरत में नई पॉलिसी कहीं ना कहीं तो निकालनी होगी, क्योंकि पुरानी पॉलिसी तो पाकिस्तान के साथ नहीं चली है और चीन के साथ भी नहीं चली है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो इलाके जो हैं, यहाँ तक कि और जो है बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो तो चलता है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय हमारा जो फोकस वो होना चाहिए नई सरकार का, वो है चीन और पाकिस्तान। पर आपको लगता है कि मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जैसे रिश्ते लगातार एक उतार चढ़ाव, और अभी भी जब यहाँ पर बुलाया गया था स्वेरिंग इन के समय तमाम नेबर्स को, तो आप देखें कि उस वक्त में कश्मीर में एक हमला भी हुआ। तो ये एक बात जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने फिर इस बात को दोहराया है कि हमारी जो पॉलिसी है उसका फोकस है नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, उसके तहत हमने देखा कि मालदीव्स के साथ में हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज रहे, बावजूद इसके राष्ट्रपति मोइज़ू आए। नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हमारे तमाम नेबर्स थे, लेकिन उसमें अगर नहीं कोई था तो पाकिस्तान जो है वो नहीं बुलाया गया था। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो हमारे जो पड़ोस है उस समय, उसमें आपको भारत का इस वक्त क्या जगह दिखती है? मतलब कई जगह हैं जहाँ पर हमें काम करना है, जैसे नेपाल से भी, मालदीव से भी एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम वहाँ भी रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि मालदीव्स के साथ जिस तरह से भारत सामने आया कि मालदीव्स, मोइज़ू ने ये पहले ही से ऐलान कर दिया था कि भारतीय फ़ौज को वहाँ से हटाना पड़ेगा, और हमने हटा दिया। पर फिर भी जब मालदीव्स को 5 करोड़ के असिस्टेंस चाहिए हुई थी, $5 करोड़ की, तो हमने उसको रोल ओवर किया। श्रीलंका के साथ पिछले साल यही हुआ। श्रीलंका भी अक्सर जो है चीन के साथ अपने रिश्ते कायम रखता है। इन दोनों ही जगहों पे चीन का काफ़ी, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत ने उसको काफ़ी खामोशी से उसको जो है हाथ लिया, और ये नहीं किया कि हम एकदम नाराज़गी अपनी जो है जाहिर कर दी, कि उसका उल्टा असर पड़ता है। तो आप नेपाल देखेंगे, बांग्लादेश देखेंगे, श्रीलंका देखेंगे, मालदीव्स देखेंगे, यहाँ पे हमारे रिश्ते जो हैं मैं कहूँगा कि एकदम बढ़िया तो नहीं हैं, फिर भी हैं अच्छे। पर चुनौती तो मैं कह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान की है, और अभी हम म्यांमार को भूल ही गए हैं, जहाँ की बिल्कुल ही म्यांमार की भी कोई रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं थी इसमें। रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पर म्यांमार के अंदर जो है जो सिविल वॉर हो रहा है उसका असर तो भारत में पड़ेगा। जी, तो भारत के लिए या इस नई सरकार के लिए भी, या भारत की विदेश नीति के लिए जो हमारा फोकस है नेबरहुड फर्स्ट, उसमें क्या क्या चुनौतियां आपको लगती हैं इस वक्त, जिन एरियाज में हमने ठीक नहीं किया है और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी तो पाकिस्तान और चीन, ये दो तो सामने मुल्क आते हैं। फिर म्यांमार का ऐसा है कि म्यांमार से हमारे हाथ से तो बाहर है। जहाँ तक कि मालदीव्स है, श्रीलंका है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक चल रही है, क्योंकि हमने ज़्यादा नाराज़गी अपनी जाहिर नहीं करी, और खामोशी से जो है और उसको आड़े हाथ लिया, तो जो है वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं। और यहाँ तक कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश से तो शेख हसीना के साथ तो हमारे रिश्ते हैं काफ़ी अच्छे। और ये तीस्ता का जो मसला है ये थोड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि चीन वहाँ पे हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था तीस्ता पे, क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो तो आप जानते हैं कि सिक्किम से नीचे बंगाल के बाद बंगाल पार करके बांग्लादेश जाते हैं जी। तो तीस्ता का मसला जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं। पर वैसे मैं जहाँ तक कि हमारे नेबरहुड की बात है,
नेबरहुड की पॉलिसी ठीक चल रही है। कुछ तो ऐसे इश्यूज हैं जिस पे कि हम एक हद तक ही इंटरवीन कर सकते हैं, वो हमारे हाथ के बाहर है, पर ये नहीं कि इसका मतलब कि वो चीन के हाथ में है। लेकिन श्रीलंका हो या फिर आपके इधर मालदीव्स हो, हर जगह चीन की काफ़ी दखलंदाजी बढ़ी है और चीन की मौजूदगी भी बढ़ी है और वहाँ पर भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि जब मालदीव्स के साथ भी हमारी प्रॉब्लम चल रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि चीन कैसे इस मसले में बीच में कूद पड़ा था और भारत के लिए यही चुनौती रहती है कि आप किस तरह, बल्कि मोइज़ू का तो पूरा इंडिया आउट प्लैंक पर वो आए तो जाहिर है कि उन्हें बार बार इस चीज़ को प्ले अप भी करना पड़ता है। देखिए, भारत की किस्मत ये है कि ये सब जो मुल्क जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये इंडिया लॉक्ड हैं। आप नेपाल को देखिए, ऊपर हिमालय है, भूटान को देखिए, ऊपर हिमालय है, बांग्लादेश को देखिए, छोटा इलाका छोड़ के बाकी पूरा भारत से घिरा हुआ है। श्रीलंका सब और जगहों से दूर है, केवल भारत के करीब है। वही मालदीव्स के बारे में कहा जा सकता है। तो एक हद तक जो है चीन वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, पर भारत पर की भूगोल जो है भारत के पक्ष में है। तो इसलिए इनकी भी और भारत की भी एक तरह से कहेंगे ज़रूरत भी है कि इनके साथ में जो है हम रिश्ते बनाकर रखें और अच्छे रिश्ते रखें। मेरे ख्याल से ये समझ है उनको, ये समझ है भारत पर। अभी तक भारत जो है ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता था कि ये जो मुल्क हैं इनको तो हमारे भारत की सिक्योरिटी के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि जो और मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, चाहे ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, इन पर भी जोर देना चाहिए भारत को। जी, तो आपने कहा कि ये जो नई सरकार आई है उसमें एक तरह से एक कंटिन्यूटी दिखेगी फॉरेन पॉलिसी में। आपको नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बदलाव विपक्ष के मजबूत होने की वजह से भी आना चाहिए एक तरह से? मैं नहीं समझता हूँ कोई विपक्ष की वजह से आएगा। अब ये है कि ज़रूर कि बाहर कुछ हादसे होते हैं, बाहर कोई डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि दुनिया की आजकल जो दुनिया की जो हालत है उसमें वहाँ काफ़ी टर्बुलेंस है, दो उथल तरफ पुथल पे है। हम जंग देख रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन में, एक हाँ। गाज़ा इसराइल में, और दोनों रशिया यूक्रेन में तो अभी तेज़ी है काफ़ी जंग में। आपको लग रहा है कि गाज़ा में स्थिति अब संभलेगी कुछ वहाँ पे, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ? संभलेगी क्या संभलेगी, मतलब जब तहस नहस हो गया है हाँ। सब कुछ। तो ये इंटेंस अटैक को रोकने की बात भी नेतन्याहू ने बोली है, उनके खुद के खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। अब ऐसा है कि वहाँ कुछ नष्ट करने के लिए रह नहीं गया है। आपने सब पूरा गाज़ा को लेवल कर दिया है, मतलब सब बमबारी करके जो है जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे सब मेरे ख्याल से 70-80% जो है गाज़ा जो है वहाँ तहस नहस है। तो ऐसी हालत में पर जो लोगों में जो रंजिश होगी वो तो पूरी जनरेशन चलेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतनी आसानी से अब इज़राइल को भी ये बात कायम हो गई है कि वो जानते हैं कि इज़राइल के मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि हमास एक आइडिया है, हमास को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए क्या, मैं समझता हूँ हमास, जहाँ तक कि टेररिज्म है, टेररिज्म के मैं बिल्कुल विरोध हूँ और हमास को ख़त्म करना चाहिए। पर जब तक ये बाहर से जो ग्रीवेंस है जो इज़राइली कर रहे हैं वहाँ पे, उसका नतीजा तो होगा, उसका मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा, और वही कॉन्सिक्वेंस मैं समझता हूँ कि अब एक जनरेशन और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा वहाँ पे कुछ बचा भी नहीं है नष्ट करने के लिए, और ये जो जंग है अब उम्मीद है कि कुछ यहाँ पर कम से कम कुछ समय के लिए रुके तो सही, हालांकि कोई समाधान, स्थायी समाधान जिसकी बात होती है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। पर आज गोलमेज़ में हमारे पास इतना ही वक्त है बातचीत करने के लिए। आपने बताया कि किस तरह से नई सरकार की जो विदेश नीति है उसमें हम एक निरंतरता देखेंगे, और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी लगातार बल मिलेगा, और जहाँ जहाँ कुछ देश जो बचे हैं जहाँ से हमें रिश्ते सुधारने हैं, उम्मीद है कि उस तरफ भी बातचीत जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जोशी जी। धन्यवाद।